ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AR स्क्वायर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैंने वापस से हमारे जो 16 मार्च के पेपर थे उसमें से फर्स्ट शिफ्ट में से फिजिक्स के ही 2 और क्वेश्चंस मैंने ले लिए हैं ताकि आप लोगों को ये फील हो कि फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन में हम लोग ट्रिक्स लगा सकते हैं। मैथ्स के हमने बहुत सारे ट्रिक्स देखे हैं लेकिन फिजिक्स की भी आप लोगों को थोड़ी फील दिलानी थी, जिसकी वजह से मैं बैक टू बैक फिजिक्स के क्वेश्चन 2 एपिसोड्स में लिया हूँ। बहुत ज़्यादा मजा आएगा आप लोगों को ये ट्रिक्स देख के, आप लोगों का टाइम काफ़ी सेव होगा ऐसे ट्रिक्स को एग्जाम में अप्लाई करने से, और आप लोगों को ये भी फील आएगा कि आप जो भी कर रहे हो एग्जाम में वो सही कर रहे हो, जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट बात होती है। वरना स्टूडेंट्स को पता ही नहीं लगता है कि उन्होंने जो भी सॉल्व किया है वो सही सॉल्व किया या फिर गलत सॉल्व किया है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके AR स्क्वायर्ड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चन लिया है जेईई मेन 2021 का 16 मार्च का शिफ्ट 1 मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर में से। दोनों ही क्वेश्चन हमारे पास में फिजिक्स के होंगे। इसके पिछले ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के एपिसोड में भी हमने फिजिक्स के ही क्वेश्चन लिए थे, सेम पेपर सेम शिफ्ट से, सेम डे ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ जेईई मेन 2021। दोनों फिजिक्स के क्वेश्चन थे, यहाँ भी दोनों फिजिक्स के क्वेश्चन है ताकि आप लोगों को ये फील करा सकूँ कि आप लोग फिजिक्स के सब्जेक्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगा सकते हो किसी भी एक पेपर में। ठीक है, हमने मैथ्स के बहुत सारे ट्रिक्स देखे हैं, फिजिक्स के कंपैरेटिवली थोड़े कम देखे हैं क्योंकि फिजिक्स में थोड़ी सी कम ट्रिक्स लगती है कंपेयर टू मैथ्स, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं लगती है। फिजिक्स में भी हम लोग जेईई मेन में बहुत सारे क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगा सकते हैं, जो आप लोगों को इसके पिछले एपिसोड और इस एपिसोड को देखने के बाद में पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रहा है, इन बाल्मर सीरीज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लाइन हैव वेवलेंथ λ1 λ2 एंड λ3 रेस्पेक्टिवली, फाइंड λ1 एंड λ3। तो इस क्वेश्चन में कैसा ट्रिक लगेगा, इसमें टाइम सॉल्विंग ट्रिक लगेगा कि आप अपने टाइम को किस तरीके से, जब आप एग्जाम में टाइम लगाते हो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो किस तरीके से आप कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ये आपको सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन के ट्रिक को देख के। यहाँ पर हमको सबसे पहले समझना है कि बाल्मर सीरीज क्या होता है। देखो, लेमन, बाल्मर, पैस्टन इस तरीके से होता है ना, n = 1 n = 2 है ना, लेमन, बाल्मर, पैस्टन, ब्रैकेट, पी फंड इस तरीके से। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, थ्योरी है क्योंकि। तो बाल्मर हमारे पास में n = 2 होता है। ठीक है, तो अब फर्स्ट लाइन का क्या मतलब है, 3 से 2 में ट्रांजिशन। सेकेंड लाइन का क्या मतलब है, 4 से 2 में, और थर्ड लाइन का क्या मतलब है, 5 से 2 में। समझ गए आप? तो ये 3 से 2 में होगा, ये 4 से 2 में होगा और ये 5 से 2 में होगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, जो 1/λ = rz² 1/n1² - 1/n2² फॉर्मूला होता है ना, 1/λ = rz² 1/n1² - 1/n2², ये जो फॉर्मूला होता है, इसको सॉल्व करके हम लोग लैम्डा निकाल के रेशियो लेंगे। अब आप एक बात बताओ, इतना मेहनत करोगे क्या आप लोग मेरे स्टूडेंट हो, इतना मेहनत नहीं करोगे ना, थोड़ा जुगाड़ लगाओगे, ऑप्शंस को देखोगे, ट्रिक से इसको आप निपटाओगे। इतना नहीं कि इतना सॉल्व करने बैठे, इतना टाइम नहीं है। देखो क्या करोगे आप, समझो, ये हमारे पास में फर्स्ट लाइन मतलब 3 से 2, सेकेंड लाइन मतलब 4 से 2 और थर्ड लाइन मतलब 5 से 2। इसका मतलब जितना ज़्यादा ये होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, क्योंकि एनर्जी लेवल्स है ना 1 2 3 4, तो जितना दूरी होगा उतना ज़्यादा एनर्जी का डिफरेंस होगा। तो एनर्जी क्या होता है, hc/λ होता है ना, तो एनर्जी ज़्यादा होगा मतलब लैम्डा कम होगा, राइट। तो एनर्जी ज़्यादा कहाँ होगा, थर्ड लाइन में होगा, क्योंकि थर्ड लाइन में डिस्टेंस ज़्यादा है, गैप ज़्यादा है। और एनर्जी कम कहाँ होगा, फर्स्ट लाइन में होगा, 3 से 2 में, गैप कम है कंपेरेटिवली, बाकी के कंपेरेटिवली। तो एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा थर्ड लाइन में, तो लैम्डा सबसे कम होगा थर्ड लाइन में। तो λ3 नीचे दिया हुआ है, मतलब कि λ3 छोटा है और λ1 बड़ा है, क्योंकि एनर्जी जो फर्स्ट की एनर्जी है 3 से 2 की, वो एनर्जी छोटी है, डिफरेंस छोटा है, पास है एनर्जी लेवल्स, तो जो लैम्डा होगा वो बड़ा होगा। तो λ1 अगर बड़ा है और λ3 अगर छोटा है, तो ये जो रेशियो आएगा ये क्या आएगा, बड़ा आएगा, 1 से बड़ा आएगा, है ना, क्योंकि ऊपर वाला टर्म नीचे वाले से बड़ा है, राइट। तो अब देखो, यहाँ पे ऑप्शन ए जो दे रहा है वो दे रहा है कि λ1/λ3 7/240, तो ये एलिमिनेट हो गया ना। इसमें तो हमारे पास में 1 से छोटा आ रहा है रेशियो, तो ये हो गया एलिमिनेट। उसके बाद में आप देखोगे 189 और 125, तो ये रेशियो 1 से बड़ा है, तो ये करेक्ट आंसर हो सकता है। थर्ड ऑप्शन आप देखो 125 189, तो ये रेशियो 1 से छोटा हो गया, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। फोर्थ आप देखो 240/7, तो ये 1 से बड़ा है, तो ये आंसर हो सकता है। तो बी और डी में से आंसर्स हो सकते हैं हमारे, क्योंकि हमारे पास में λ1 जो बड़ा आ रहा है λ3 के कंपैरेटिवली।
लेकिन अभी जो 240/7 है ये कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, समझ रहे हो आप। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आप बी यहाँ पर मार्क करोगे, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यार डी क्यों नहीं, तो देखो ऐसे मैं इसको एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगा कि डी क्यों नहीं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा फील करने का ट्राई करो, ठीक है, कि एनर्जी हमारे पास में, देखो जो आपको एनर्जी के डिफरेंसेस होते हैं ना, वो जैसे आपको पता होगा यहाँ पे -13.6 होता है, फिर ये 3.4 होता है, फिर ये 1.5 होता है, फिर ये -0.8 होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप दूर जाते हो तो एनर्जी का डिफरेंस भी कम होने लगता है। यहाँ पर आपका एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में एनर्जी का डिफरेंस कम है, फिर और आगे जाओगे तो एनर्जी का डिफरेंस और कम होगा, और आगे जाओगे तो एनर्जी का डिफरेंस और कम होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो इतना बड़ा इफेक्ट नहीं आएगा जो हमारे पास में यहाँ का जो लैम्डा है और जो यहाँ का लैम्डा है उसमें इतना बड़ा गैप नहीं आएगा, इतना ज़्यादा गैप नहीं आएगा, ऐसा हम फील करते हुए कह सकते हैं। हाँ गैप आएगा हमारे पास में, जो लैम्डा 1 होगा, यहाँ का जो लैम्डा होगा वो डेफिनेटली बड़ा होगा क्योंकि एनर्जी यहाँ पर कम है, लेकिन उतना भी कम नहीं है, मतलब क्योंकि आगे जाते जाते डेफिनेटली एनर्जी हमारी बढ़ रही है, बट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। अगर आप माइनस करोगे यहाँ पे 13.6 को 3.4 से, तो आपका कुछ 9-10 के आसपास आएगा, 10 के आसपास आएगा। लेकिन जब आप इसको माइनस करोगे पूरा का पूरा, तो आपका 13 के आसपास आएगा, 0.8 से 13 के आसपास आएगा। तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है ना, एक तरफ 10 है, यहाँ का गैप आपका 10 है, तो यहाँ का टोटल गैप आपका 13 है, राइट। तो इतना बड़ा इफेक्ट आपका उसकी वजह से नहीं आएगा, ऐसा हम फील करते हुए कह सकते हैं, और हम बी ऑप्शन को करेक्ट यहां पर मार्क करेंगे, ठीक है। मैं जो भी बातें कह रहा हूं वो एकदम सही कह रहा हूं, अगर आप उस चीज को एनालाइज करने का एबिलिटी रखते हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आंसर हमारा बी होगा। आपको सॉल्व करने की यहां पर बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये जो एक्सप्लेनेशन करने में टाइम लगा है, इतना टाइम भी आपको नहीं लगता है अगर आप सॉल्व करते हो तो। मैंने इस क्वेश्चन को विद इन 30 सेकेंड्स कर लिया था जब मैंने इसको पहली बार आज ही देखा था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्या कह रहा है, फाइंड द करंट्स इन 5 किलो ओम एंड 3 किलो ओम। आपको करंट्स बताने हैं यार, ठीक है। 5 किलो ओम आपका रजिस्टर है और ये आपके पास में 3 किलो ओम भी आपका रजिस्टर है, यहाँ पर आपको करंट्स बताने हैं। तो बच्चे क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, पहले क्या करते हैं, आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, उसके बाद में फिर करंट निकालेंगे एक एक करके, टोटल करंट, और फिर वो सब करेंगे। आप लोग मेरे स्टूडेंट हो, जुगाड़ लगाओगे, क्या जुगाड़ लगाओगे, उल्टे तरीके से करोगे। कैसे करोगे, देखो 5 का आपको करंट चाहिए और 3 का आपको करंट चाहिए। क्या आपको यह समझ आ रहा है कि 5 में जो भी करंट होगा वही आगे डिस्ट्रीब्यूट होगा 3 में, तो 3 में करंट कम होना चाहिए कंपेयर टू 5 में ज्यादा करंट होगा और फिर वही तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आपका 5 का आंसर बड़ा आना चाहिए, 3 का आंसर थोड़ा सा छोटा आना चाहिए। तो अब आप देखो ऑप्शंस में 3 और 1, तो ये हो सकता है आंसर। ऑप्शन बी दे रहा है 1 और 3, मतलब कि 5 में कम करंट है और 3 में ज्यादा करंट है। अबे कहां से आएगा, पेड़ से, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। थर्ड ऑप्शन देखो 3 और 5, मतलब कि 5 जो आपके पास में रजिस्टर है उसमें कम करंट है, 3 में ज्यादा हो जाएगा, कहां से आएगा, पेड़ से, ये भी नहीं होगा, क्योंकि 5 वाला ही तो डिस्ट्रीब्यूट होगा ना 3 पार्ट में, 5 में जितना करंट होगा वही तो डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, तो करंट तो कम होंगे ना आगे इंडिविजुअल्स में, राइट। और यहाँ पे दिया हुआ है 6 और 2, ये चीज पॉसिबल है, मतलब ए और डी में से आपका आंसर हो सकता है। अब आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको 3 दिया है, यहाँ पे 1 दिया है, मतलब यहाँ पे आपके 3 एम्पियर अगर करंट होंगे तो यहाँ पे 1 होगा, जो कि करेक्ट बात है, 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, तो सही बात है। यहाँ पर आपको दिया 6 और 2, मतलब यहाँ अगर 6 होगा तो यहाँ पर 2 जाएगा, तो ये भी सही बात है यार, 6 है तो 2 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहां तक अपन अब इसके आगे और क्या कर सकते हैं, इस तरीके से नहीं जा सकते। इसके बाद हम लोग क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, मतलब कि सपोज कर लो हमारा आंसर 3 है, सपोज दैट आवर आंसर इज 3, सपोज इन दैट केस द करंट, बैटरी से जो करंट निकल रहा है वो 3 होगा, है ना, वही तो 5 में जा रहा है। यहां से जो करंट निकल रहा है वही 5 रेजिस्टेंस में जा रहा है। तो आप क्या करो, I = V/R से R इक्विवेलेंट यहां से निकाल लो आप, दैट विल बी V/I, V की वैल्यू 21 है और करंट की वैल्यू 3 है, ये हमने अज्यूम करा है कि 3 है, तो हमारा R इक्विवेलेंट आना चाहिए 7। अब चेक कर लो R इक्विवेलेंट 7 है कि नहीं है, अगर नहीं है तो डी आंसर, अगर है तो ए आंसर, है ना। R इक्विवेलेंट चेक कर लो ओरली, 3 3 3 1 हो जाएगा पैरेलल में, 1 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5, 5 + 1 + 1 आपका इक्विवेलेंट 7 हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट 7 आ रहा है, मतलब आंसर हमारा ए ही होगा। इस तरीके से हमने जल्दी कर लिया, समझे क्या किया हमने, 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट किया, फिर हमने लेट कर लिया कि चलो 3 आंसर है, अगर 3 आंसर है तो हमारा R आना चाहिए कितना,
V/I 21/3, 7 आना चाहिए आर इक्विवेलेंट, क्योंकि जो बैटरी से करंट निकल रहा है वो 7 निकल रहा है, सॉरी 3 निकल रहा है, तो आर इक्विवेलेंट 7 होना चाहिए। आर इक्विवेलेंट 7 आया। अब चेक कर लो क्या आर इक्विवेलेंट सच में 7 है या नहीं है। सच में 7 आ रहा है, समझ रहे हो आप? इस तरीके से हमको करना है, ठीक है। मतलब आप चाहो तो एक्चुअल तरीके से भी कर सकते हो, बट इस तरीके से क्या है, आपका टाइम सेव हो जाता है। कई बार आपको इसमें टाइम कम बचा हुआ है, या मान लो आपको कैलकुलेशंस में दिक्कत आ रही है, लॉन्ग तरीके से आपसे कुछ गलती हो रही है, तो इस तरीके से आप क्या घुस के अंदर वेरीफाई कर सकते हो कि आपका आंसर सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सारे तरीके बहुत हेल्पफुल होते हैं। इससे क्या होता है, श्योरिटी बनती है, आपको पता होता है कि हाँ आप जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो और आपके पॉजिटिव मार्क्स आ रहे हैं। मतलब आप सॉल्व कितना ही कर लो, आपको एक फीलिंग भी तो होनी चाहिए ना कि हाँ आपने जो भी आंसर मार्क करा है एग्जाम में वो सही मार्क करा है। आपने मान लो 90 में से 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब आपको एक धुंधला सा फील हो रहा है कि यार ये 40 में कितने सही होंगे, तो आप कभी भी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाओगे। मान लो आपको पता है कि यार 40 में 35 तो सही होंगे ही होंगे, तो आप एक कॉन्फिडेंट फील करोगे कि हाँ इतने मार्क्स तो मेरे आ ही रहे हैं। समझ रहे हो, एक वो वाली बात है। तो इस तरीके से करने से आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि हाँ आपने जो भी किया है वो सही किया है। बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको वीडियो पसंद होगी, आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना है बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।